नमस्कार। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के व्यवसाय इलेक्ट्रीशियन के विषय ट्रेड थ्योरी की पाठ्यचर्या में अंकित मार्किंग टूल्स पर आज मैं आपको प्रशिक्षण प्रदान करूंगा। आज हम देखेंगे मार्किंग टूल्स क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं तथा प्रत्येक टूल्स के बारे में पढ़कर अलग अलग उनकी उपयोगिताओं के बारे में भी जानेंगे। तो चलिए अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं टूल्स से। टूल्स क्या हैं? वो उपकरण जिनके उपयोग से हम अपने काम को आसान करने, काम की गुणवत्ता बढ़ाने के साथ साथ समय की बचत करने के लिए उपयोग करते हैं, टूल्स कहलाते हैं। चलिए इसे एक प्रैक्टिकल एग्जांपल द्वारा समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक पतली स्टील या एल्युमिनियम की जॉब है। इस जॉब को ऊपर से हम 10 mm से काटना चाहते हैं। हमारे पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन, हम अंदाजे से 10 mm पे मार्किंग करें तथा इसे मोड़कर तोड़ दें। दूसरा ऑप्शन, हम स्टील रूल का उपयोग करके परफेक्ट 10 mm की मार्किंग करते हैं तथा कटिंग टूल्स की सहायता से हम अपने जॉब को काटते हैं। हमने देखा क्या, टूल्स का उपयोग करने से हमारा रिजल्ट एक्यूरेट होने के साथ साथ हमारा काम आसान तथा समय की बचत भी हुई। दूसरा मुख्य बिंदु है, उपयोग में लाए जाने वाले टूल्स हमेशा उत्तम स्टैंडर्ड, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है बेटा, हमेशा उत्तम स्टैंडर्ड तथा निर्धारित मानदंडों के अनुसार होना आवश्यक है। चलिए इस बिंदु को समझते हैं। मान लीजिए हमारे घर का एक इलेक्ट्रिक बोर्ड खराब हो गया। उस बोर्ड को ठीक करने के लिए हमने फेज टेस्टर का उपयोग किया। जैसे ही फेज टेस्टर हमने फेज वायर पे लगाया, हमें करंट लगा। हमें करंट क्यों लगा? हमने देखा कि हमारे फेज टेस्टर का इंसुलेशन ऊपर से कटा हुआ था। हमारा काम खराब क्यों हुआ? क्योंकि टूल्स का उपयोग करने से पहले हमने ये जांचा नहीं था कि हमारे जिस टूल का उपयोग हम कर रहे हैं सभी मानदंडों या अपने सभी शर्तों को पूर्ण कर रहा है कि नहीं। तो सदैव याद रखें कि टूल्स का उपयोग करने से पहले उसे एक बार चेक अवश्य कर लें। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कोट था, मुझे लगा आपसे शेयर करना चाहिए। Not every job will require specialty tools, but using the right tools for the right job will make the difference। कहने का मतलब है, हमें हर काम के लिए किसी स्पेशल टूल की आवश्यकता नहीं होती, बट हाँ, अगर हमारे पास सही जॉब के लिए सही टूल है तो वो हमारे काम में अंतर अवश्य ला सकता है। चलिए आज मैं आपको एक छोटा सा होमवर्क देता हूं। कभी आपने गौर किया है कि दिन भर में हम कितने टूल्स का उपयोग कर लेते हैं? कल सभी लोग अपने पास एक छोटा सा पेपर तथा एक पेंसिल रखेंगे। सुबह से शाम तक हम जिन जिन टूल्स का उपयोग करेंगे, एक एक करके उनके बारे में नोट कर लेंगे। शाम को हम देखेंगे कि आज हमने कितने टूल्स का उपयोग किया तथा उन टूल्स का उपयोग कर हमने अपने रोजमर्रा के कार्यों को कितने आसानी पूर्वक संपन्न किया। चलिए अपने टॉपिक पे अगले टॉपिक पर चलते हैं। उपकरण मुख्यतः 6 प्रकार के होते हैं। सर्वप्रथम मार्किंग टूल्स। आज मार्किंग टूल्स के बारे में हम वृहद रूप से चर्चा करेंगे। दूसरा कटिंग टूल्स। कटिंग टूल्स वो टूल्स हैं जिसके द्वारा आसानी से हम अपने जॉब को काट सकते हैं, जैसे हैकसॉ, ड्रिल मशीन। फिटिंग टूल्स, नाम से ही समझ में आ रहा है, अगर किसी दो जॉब्स या किसी भी जॉब को आपस में हमें जोड़ना है तो हम फिटिंग टूल्स का उपयोग करेंगे। एग्जाम्पल के लिए स्क्रू ड्राइवर, बोल्ट्स। मान लीजिए दो जॉब है, उसे हमें जोड़ना है तो स्क्रू ड्राइवर या व्रेंच द्वारा आसानी से उसे हम कस भी सकते हैं और उसे खोल भी सकते हैं। तो ये सब फिटिंग टूल्स के अंतर्गत आते हैं। चौथा है कारपेंट्री टूल्स। लकड़ी के काम करने के लिए जिन जिन टूल्स की आवश्यकता होती है उन सभी को हम कारपेंट्री टूल्स कहते हैं, जैसे टेनन सॉ, हैमर इत्यादि। सीट मेटल टूल्स। लकड़ी के उपयोग के अलावा जिन जिन टूल्स का उपयोग हम दूसरे मेटल्स इत्यादि में करते हैं वो हमारे सभी टूल्स सीट मेटल टूल्स के अंतर्गत आते हैं। एग्जाम्पल फाइल, स्निप्स। फाइल का उपयोग हम किसी भी मेटल की सतह को घिसने के लिए करते हैं तथा स्निप का उपयोग हम उसको काटने के लिए करते हैं। अन्य टूल्स। टूल्स की इतनी बड़ी श्रृंखला में जो टूल्स छूट जाते हैं उन्हें हम अन्य टूल्स की श्रेणी में प्रदर्शित करते हैं। चलिए अगले टॉपिक पे चलते हैं जो हमारा मेन टॉपिक है, मार्किंग टूल्स। मार्किंग टूल्स वो टूल्स हैं जिनकी सहायता से हम लंबाई चौड़ाई का मेजरमेंट करके जॉब पर निशान लगाते हैं ताकि आसानी से उसे काटा या अपने निर्धारित कार्य को किया जा सके। चलिए मान लीजिए हमें अपने घर पे एक छोटे मंदिर की स्थापना करनी है। हमने घर की मेजरिंग करी तो हमारे पास 1 मीटर की जगह है। तो अपने जॉब यानी मंदिर बनाने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा? हमें मेजर करके उसे मार्क करना पड़ेगा ताकि आसानी से हम उसे एक लकड़ी के टुकड़े को मंदिर का आकार दे सकें।
अगर हम 1 मीटर की जगह 1.25 मीटर कर देते हैं तो वो मंदिर या वो जॉब हमारे किसी भी उपयोग में नहीं होगी। तो किसी भी कार्य को शुरुआत करने से पहले सर्वप्रथम हमें मेजरिंग या मार्किंग टूल्स का ही उपयोग करना पड़ता है। हमारे पास विभिन्न प्रकार के मार्किंग टूल्स हैं, जैसे स्टील रूल, पंच, कैलिपर, ट्राई स्क्वायर, स्क्राइबर, रेडियस गेज, सरफेस गेज इत्यादि। आज हम एक एक करके अपने सभी मार्किंग टूल्स के बारे में पढ़ेंगे। उसके पहले हमें मार्किंग की कुछ विधियां हैं, उनको जान लेना चाहिए। आमतौर पर हम 2 प्रकार की मार्किंग विधियों का प्रयोग करते हैं। सर्वप्रथम डेटम लाइन मेथड। इस विधि में सबसे पहले बेस लाइन को लगाया जाता है, जिसे डेटम लाइन कहते हैं। आगे की सभी लाइन इसी बेस लाइन के अनुसार हम खींच लेते हैं। चलिए उदाहरण द्वारा समझते हैं। मान लीजिए एक 5 फुट का आदमी है, उसके बगल में हम एक 6 फुट के आदमी को खड़ा कर देते हैं तथा उसके इधर आप एक 4 फुट के आदमी को खड़ा करते हैं। हमने क्या देखा, जो ये 6 फुट का आदमी है ये हमारे 5 फुट से बड़ा है, और जो ये 4 फुट का आदमी है वो हमारे 5 फुट के व्यक्ति से छोटा है। तो हमने क्या लिया, हमने इस 5 फुट के व्यक्ति को एक रेफरेंस लाइन की तरह उपयोग किया। उसी के द्वारा हम 6 फुट के आदमी को बड़ा तथा 5 फुट के आदमी को छोटा कह रहे हैं। चलिए अगली विधि पे चलते हैं, मार्किंग सेंट्रल लाइन विधि। मार्किंग की यह विधि विषम आकार वाले जॉबों के लिए प्रयोग की जाती है। ध्यान देने वाला शब्द है विषम आकार वाले जॉब, अर्थात वो जॉब जिनका आकार एक जैसा नहीं होता, उसमें हम मार्किंग करने के लिए सेंट्रल लाइन विधि का कार्य उपयोग में लाते हैं। पहले अंदर एक सेंटर लाइन लगा दी जाती है और इस सेंटर लाइन के संदर्भ में हम अन्य रेखाओं की, अन्य लाइनों की मार्किंग करते हैं। चलिए अगले अपने टॉपिक पे चलते हैं। अब अपने मेन टॉपिक पे आते हैं, स्टील रूल। स्टील रूल एक पहला टूल है जिसका उपयोग हम किसी भी काम को शुरुआत करने के लिए सबसे पहले स्टील रूल का ही उपयोग करते हैं। स्टील रूल एक प्रकार का औजार है जिसका प्रयोग वर्कशॉप में किसी भी जॉब की माप लेने या मापों को चेक करने के लिए किया जाता है। स्टील रूल ही एक ऐसा जॉब टूल है जिसका उपयोग हमने सर्वप्रथम बचपन से ही करना स्टार्ट कर दिया था। स्टील रूल से सर्वप्रथम हम सीधी लाइन खींचते थे, बाद में हमें पता चला इसका उपयोग हम मेजरमेंट के लिए भी कर सकते हैं। स्टील रूल प्रायः स्प्रिंग स्टील या स्टेनलेस स्टील से बनाया जाता है। हमें अपने किसी भी छोटे से छोटे या बड़े से बड़े काम को शुरुआत करने के लिए सबसे पहले स्टील रूल की आवश्यकता अवश्य पड़ती है। हम चाहे वो कितना बड़ा से बड़ा या छोटे से छोटे काम हो, स्टील रूल द्वारा सर्वप्रथम उसकी मार्किंग कर लेते हैं, मेजरिंग कर लेते हैं। उसके बाद हम उसे मार्क करके आसानी से अपने जॉब को किसी भी स्वरूप या आकार जो भी हमें चाहिए उसे हम उसी हिसाब से बना सकते हैं। इसका साइज इस पर अंकित सेंटीमीटर या इंच के निशान के अनुसार लिया जाता है, जैसे 6 इंच, 12 इंच, 15 इंच या 30 सेंटीमीटर इत्यादि। चलिए अगले टॉपिक पे चलते हैं, पंच। किसी भी कार्यखंड जॉब की सतह पर की गई अस्थायी मार्किंग को स्थायी बनाने के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, अस्थायी मार्किंग को स्थायी बनाने के लिए जिस टूल का उपयोग करते हैं उसे हम पंच कहते हैं तथा इस पूरी प्रक्रिया को पंचिंग कहते हैं। देखिए हमारे पास कई प्रकार के पंच होते हैं। पहला आपका डॉट पंच, सेंटर पंच, प्रिक पंच। उसके पहले हम इसके कंस्ट्रक्शन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। हमारा पंच 3 भागों से मिलकर बना होता है। पंच का जो ये ऊपर वाला भाग होता है इसे हम इसका हेड कहते हैं। हेड पर ही हम हैमरिंग करते हैं। दूसरा, ये जो हमारा पंच का दूसरा भाग है इसे हम बॉडी के नाम से जानते हैं। तीसरा और जो सबसे मुख्य बिंदु है वो है इसका पॉइंट, जिसकी वजह से इसे हम अलग अलग पार्ट्स में वर्गीकृत करते हैं। तो सबसे पहले आता है हमारा डॉट पंच। डॉट पंच क्या है? इसके पॉइंट का कोण 60 डिग्री रखा जाता है। अर्थात मान लीजिए आपके पास ये एक टूल है, ये हमारा 90 डिग्री से अगर हम कुछ कम करते हैं तो इसे हम 60 डिग्री रखते हैं। यानी डॉट पंच का उपयोग कहीं भी अगर हमें मार्किंग करनी होती है तो मुख्यतः हम डॉट पंच का ही उपयोग करते हैं। दूसरा है हमारा सेंटर पंच। इसके पॉइंट का कोण 90 डिग्री होता है। देखिए आपको चित्र में दर्शाया जा रहा है, यहाँ इसके पॉइंट का कोण हमने 90 डिग्री रखा है। एग्जांपल द्वारा भी देखते हैं। मान लीजिए ये हमारे पास जॉब है और हम अपने पंच को 90 डिग्री हैमरिंग करते हैं तो हम देखेंगे कि हमारा जो हमारे जॉब पे बल लग रहा है वो सर्वाधिक लगेगा। तो सेंटर पंच का उपयोग कहीं भी किसी भी जॉब में होल या सेंटर बनाने के लिए किया जाता है। तीसरा प्रिक पंच। इसके पॉइंट का कोण 30 डिग्री होता है। अर्थात ये बहुत ही एक्यूरेट और बहुत ही
जहां बहुत ही पतले पतले जॉब होते हैं, हम वहां मार्किंग करने के लिए प्रिक पंच का उपयोग करते हैं। अगर हम पतले से जॉब में डॉट पंच या सेंटर पंच का उपयोग कर देंगे तो हो सकता है हमारा जॉब फट जाए या हमारे जॉब का जो मार्किंग करनी है वो प्रॉपर ना हो पाए। उसके लिए हम सदैव प्रिक पंच का उपयोग ही करेंगे। तो चलिए, आपको पंच समझ में आया। किसी भी जॉब को अस्थायी मार्किंग को स्थायी बनाने के लिए पंच का उपयोग हम करते हैं। चलिए अगले टॉपिक पे चलते हैं। अगला टॉपिक है हमारा कैलिपर। कैलिपर एक एडजस्टेबल डिवाइस है जिसे एडजस्ट करके स्केल की तरह किसी भी वस्तु को मापा जा सकता है। देखिए, गौर करने वाली बात है, एडजस्टेबल डिवाइस। ये देखिए, यहां हम एक एडजस्टेबल स्क्रू लगा देते हैं जो हमारे कैलिपर को इजीली आगे पीछे करता है। समझते हैं कैलिपर होता क्या है। मान लीजिए हमारे पास एक बुक रखी हुई है, हम स्केल लाते हैं और आसानी से इस बुक की लेंथ मेजर कर लेते हैं। अब मान लीजिए हमारे पास एक छोटा सा ग्लास है। इस ग्लास की अंदर अगर हमें अंदर के डायमीटर को मेजर करना है तो हम स्केल द्वारा इसके डायमीटर को मेजर नहीं कर सकते, तो उसके लिए हमें कैलिपर का उपयोग करना पड़ेगा। तो कैलिपर का उपयोग देखते हैं। इसका उपयोग किसी भी वस्तु की लंबाई, चौड़ाई या व्यास आदि मापने के लिए किया जाता है। तीनों बिंदु को नोट करिए, लंबाई, चौड़ाई या व्यास आदि को मापने के लिए किया जाता है। मुख्यतः हमारे पास दो प्रकार के कैलिपर होते हैं, सर्वप्रथम इनसाइड कैलिपर और दूसरा आउटसाइड कैलिपर। पहले डायग्राम में जो दर्शाया जा रहा है वो हमारा है इनसाइड कैलिपर। ये किसी भी जॉब के इंटरनल मेजरमेंट के लिए उपयोग में लाया जाता है। दूसरा है हमारा आउटसाइड कैलिपर, ये जॉब के आउटसाइड मेजरमेंट के लिए उपयोग करते हैं। मान लीजिए इस ग्लास का अंदर का हमें ये लेंथ मेजर करना है, तो हम क्या करते हैं, हम अपने इनसाइड कैलिपर के दोनों लेग्स को इस जॉब के अंदर डाल देते हैं और उसे एडजस्टेबल स्क्रू द्वारा इजिली एडजस्ट कर लेते हैं। तो जो भी हमारे पास रिजल्ट आता है उस रिजल्ट को हम स्केल में ट्रांसफॉर्म करके उस ग्लास के अंदर का जो भी हमें मेजरमेंट लेना है, लेंथ का मेजरमेंट लेना है, हम आसानी से ले सकते हैं। अब मान लीजिए इस पूरे ग्लास का मेजरमेंट लेना है तो वो हम आउटसाइड कैलिपर की सहायता से इस पूरे ग्लास को फिक्स कर देंगे तथा उस ग्लास के जो भी आउटसाइड कैलिपर की जो भी रीडिंग आई वो स्केल द्वारा नाप कर हम इस ग्लास के कंप्लीट डायमीटर को ज्ञात कर सकते हैं। तो कैलिपर का उपयोग समझ में आया। किसी भी चीज को की लंबाई, चौड़ाई या व्यास आदि नापने के लिए कैलिपर का हम उपयोग करते हैं। चलिए अगले टॉपिक पे चलते हैं। वर्नियर कैलिपर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बारे में हम बेहद विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। चलिए, इसका उपयोग ऊंचाई, व्यास और गहराई मापने के लिए किया जाता है। क्या मेन स्केल तथा वर्नियर स्केल, नोट करने वाला बिंदु, मेन स्केल तथा वर्नियर स्केल के अंतर के सिद्धांत पर कार्य करता है। हम एक एक करके जानेंगे मेन स्केल और वर्नियर स्केल क्या होता है। सबसे पहले हम वर्नियर कैलिपर के कुछ मुख्य भागों पर प्रकाश डालते हैं। आप डायग्राम द्वारा देख रहे हैं, ये हमारा वर्नियर कैलिपर का मेन स्केल है। 0, 10, 20, 30 ये जो ब्लैक कलर से मार्किंग की गई है ये हमारे मेन स्केल की मार्किंग को दर्शा रहा है। उसके नीचे देखिए रेड कलर से जितने भी मार्किंग है वो हमारे वर्नियर स्केल की मार्किंग को दर्शाता है। तीसरा है हमारे पास मेजरिंग जॉज। देखिए हमारे पास दो मेजरिंग जॉज हैं। पहला जॉज फॉर आउटर मेजरमेंट, यानी अगर किसी भी जॉब का हमें आउटर मेजरमेंट लेना होता है तो हम नीचे वाले जॉज का उपयोग करते हैं, और ऊपर है जॉज फॉर इंटरनल मेजरमेंट, यानी अगर किसी जॉब का हमें इंटरनल मेजरमेंट लेना होता है तो हम ऊपर वाले जॉज का उपयोग करते हैं। चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट, डेप्थ मेजरमेंट ब्लेड। ये भी एक इंपॉर्टेंट बिंदु है। अगर हम किसी भी जॉब की डेप्थ का मेजर करना चाहते हैं तो वो हम इस डेप्थ मेजरमेंट ब्लेड से आसानी से कर सकते हैं। इसी के साथ हमें एक लॉकिंग स्क्रू भी प्रोवाइड होती है। जब हम अपने जॉब की रीडिंग ले लें तो उसे लॉक कर दें ताकि आसानी से उस रीडिंग को हम चेक कर सकते हैं। अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगर मान लीजिए अब मैं आपको एक जॉब द्वारा इसकी रीडिंग लेना सिखाता हूं। देखिए मैंने आपको बताया था कि ये आपकी मेन स्केल है, रेड में आपकी वर्नियर स्केल को प्रदर्शित किया जा रहा है। अब मैंने एक जॉब लिया, इस जॉब की मुझे लेंथ नापनी है, तो मैंने क्या किया, मैंने आपको बताया था कि ये हमारा एक्सटर्नल जॉज है। ये पहला आपका ये फिक्स जॉ होता है और ये आपका मूविंग जॉ होता है। हमने क्या किया, मूविंग जॉ को पीछे करके इस जॉब को इन दोनों ब्लेड्स के बीच में फंसा दिया। हमने देखा क्या, हमारा
मेन स्केल तो फिक्स रहा तथा हमारा वर्नियर स्केल थोड़ा सा पीछे की तरफ शिफ्ट हुआ। अब देखिए इस एग्जांपल द्वारा इसे मैंने क्लियर करना चाहा, एक सेपरेट डायग्राम द्वारा मैंने क्या किया, अब जब इसकी लेंथ नापनी है तो मैंने अलग से एक पूरा डायग्राम आपको शो कर रहे हैं। देखते हैं हम अब मेजर करते हैं इसकी लेंथ को। चलिए हमें इस फॉर्मूले को याद करना चाहिए, मेन स्केल प्लस वर्नियर स्केल इनटू लीस्ट काउंट। आई रिपीट, मेन स्केल प्लस वर्नियर स्केल इनटू लीस्ट काउंट। मेन स्केल क्या है, देखिए जैसा ही जो भी हमारा जॉब, जितनी भी हमारा जॉब स्पेस लेगा तो हमारे वर्नियर स्केल की रीडिंग पीछे शिफ्ट होगी। तो जिस स्केल पे हमारी वर्नियर स्केल की रीडिंग मेन स्केल 0 पर आ जाए वो हम कहते हैं अपनी मेन स्केल रीडिंग। दूसरा है वर्नियर स्केल रीडिंग। वर्नियर स्केल रीडिंग वो रीडिंग है जब हमारी मेन स्केल तथा वर्नियर स्केल आपस में कोइंसाइड कर जाए। तो हमें बहुत ध्यान पूर्वक चेक करना पड़ेगा कि हमारी मेन स्केल और वर्नियर स्केल की रीडिंग कहां पर कोइंसाइड कर रही है। हमने ध्यान से देखा तो ये 40 पॉइंट के आसपास हमारी मेन स्केल तथा वर्नियर स्केल की रीडिंग कोइंसाइड कर रही है। इसे हम कहते हैं अपनी वर्नियर स्केल रीडिंग। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट बिंदु लीस्ट काउंट पर। लीस्ट काउंट क्या है? लीस्ट काउंट वो वैल्यू है जो हमारा वर्नियर कैलिपर मिनिमम वैल्यू मेजर कर सकता है, यानी जो मिनिमम डायमीटर या लेंथ जो हमारा वर्नियर कैलिपर मेजर करता है हम उसे लीस्ट काउंट कहते हैं। हमें याद रखना होगा कि लीस्ट काउंट हमेशा हम 0.02 mm ही रखेंगे। तो चलिए एक बार फिर से इस फॉर्मूले का उपयोग करते हैं। मैंने आपको अभी मेन स्केल रीडिंग, मैंने आपको वर्नियर स्केल रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट के बारे में बताया। सारी वैल्यूज मैंने अपने अपने जगह पे रखी। मेन स्केल रीडिंग हमारी 14 के आसपास, 13 के आसपास थी। वर्नियर स्केल रीडिंग हमारी 40 के आसपास थी तथा लीस्ट काउंट 0.02 रखकर हमने देखा क्या कि इस जॉब की जो लेंथ आई वो आई 13.80। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा वर्नियर कैलिपर से हम अपनी रीडिंग कैसे ले सकते हैं। चलिए अगले टॉपिक पे चलते हैं, ट्राई स्क्वायर। ट्राई स्क्वायर एक चेकिंग टूल है या दो भागों से मिलकर बना होता है, जिसका पहला भाग ब्लेड तथा दूसरा भाग स्टॉक कहते हैं। ये देखिए ट्राई स्क्वायर का डायग्राम आपको दिखाया जा रहा है। इसे आप ब्लेड कहेंगे तथा इस 90 डिग्री के पार्ट को आप स्टॉक कहेंगे। ब्लेड तथा स्टॉक को 90 डिग्री की कोण पर सेट किया जाता है। देखिए ये दोनों आपस में 90 डिग्री के एंगल पर सेट है। चलिए ट्राई स्क्वायर की उपयोगिता के बारे में भी हम जान लेते हैं। पहला इसका जो मुख्य उपयोग है सतह की समतलता यानी स्मूथनेस जांचने के लिए। होता क्या है, देखिए ये हमारे पास एक वुडन जॉब है। अब हमें ये चेक करना है कि ये वुडन जॉब हमारा स्मूथ है या नहीं। हम क्या करेंगे, हम अपने इस ट्राई स्क्वायर को आसानी से इस जॉब के ऊपर मूव करेंगे। अगर हमारा ये ट्राई स्क्वायर आसानी से मूव करता रहे तो हम पाएंगे कि हमारे जॉब का जो सरफेस है वो बिल्कुल पूरी तरह से स्मूथ है। अगर हमारा ट्राई स्क्वायर इजीली मूव नहीं कर पा रहा है तो हमारे सरफेस में कहीं ना कहीं कोई डिफेक्ट है या वो डेंट है जिसे हमें ठीक करना पड़ेगा। दूसरा उपयोग है दो मिलने वाली सतहों को समकोण पर होने की चेक करने के लिए। देखिए आप देख रहे हैं कि ये जो हमारा स्टॉक है वो 90 डिग्री है, तो हम इजीली चेक कर सकते हैं कि किसी भी सतह पर समकोण या 90 डिग्री का कोण समकोण बन रहा है या नहीं बन रहा है। उसे चेक करके हम किसी भी दो सतहों को आपस में 90 डिग्री एडजस्ट कर सकते हैं। तीसरा और जो सबसे मुख्य बिंदु है समांतर रेखाएं खींचने तथा उनकी जांच करने के लिए। देखिए ये एक पेंसिल है और इस पेंसिल से हम अपने इस जॉब पे रेखा खींच रहे हैं। अब इस ट्राई स्क्वायर को हम थोड़ा सा पीछे ले गए, हमने इसके एक पैरेलल रेखा खींच दी, थोड़ा सा और पीछे ले गए, हमने एक और पैरेलल रेखा खींच दी। तो ट्राई स्क्वायर का उपयोग हम पैरेलल लाइन खींचने के लिए भी करते हैं। चलिए अब अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, स्क्राइबर। जिस प्रकार कागज पे पेंसिल द्वारा लाइन खींची जाती है, ठीक उसी प्रकार धातुओं पर लाइन खींचने के लिए स्क्राइबर का उपयोग करते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक आयरन का जॉब है। उस आयरन के जॉब पर अगर हम पेंसिल से मार्किंग करेंगे तो हो सकता है थोड़ी देर बाद वो मार्किंग हमें ना दिखे। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें अपनी इंजीनियर्स पेंसिल का उपयोग करना पड़ेगा। स्क्राइबर को ही इंजीनियर्स पेंसिल कहते हैं। अगर हम उस आयरन के जॉब पर स्क्राइबर द्वारा मार्किंग कर देते हैं तो वो आपको इजीली दिख जाएगी और उसके हिसाब से ही हम अपने उस जॉब पे निर्धारित काम को पूर्ण कर सकते हैं।
यह हाई कार्बन स्टील या टूल स्टील से बनाई जाती है तथा इसके सिरे या पॉइंट को पत्थर पर घिसकर 12 डिग्री से 15 डिग्री पर कोण को पर बनाया जाता है। देखिए इसका पॉइंट काफी नुकीला होता है और अगर इसका नुकीलापन खत्म हो रहा होता है तो हम पत्थर पे घिसकर इसे बार बार नुकीला कर देते हैं। ये पॉइंट जितना भी हमारा नुकीला होगा और उसे हम 12 से 15 डिग्री के कोण पर सेट कर देते हैं, जिससे होता क्या है, हम आसानी से उस एल्युमिनियम जॉब, जो भी हमारे पास आयरन जॉब है या जो भी हमारे पास धातु की जॉब है, उस पे आसानी से हम कुछ भी कोई भी बिंदु स्क्राइब कर सकते हैं। अगले टूल पर चलते हैं, डिवाइडर। इसका उपयोग 150 mm तक अर्धव्यास का सर्किल या चाप इत्यादि धातु की सतह पर लगाने के लिए करते हैं। देखिए मान लीजिए इस डिवाइडर के हमारे पास दो बिंदु हैं, दो पॉइंट हैं। इस पहले पॉइंट को हम स्थिर कर देते हैं तथा इस दूसरे पॉइंट को आसानी से हम घुमाकर अपने जॉब पर कोई भी सर्किल, सेमी सर्किल या आर्क आसानी से ड्रॉ कर देते हैं। तो डिवाइडर का उपयोग हम कहीं भी स्ट्रेट लाइन खींचने की बजाय अगर हमें कोई व्यास, अर्धव्यास या सर्किल ड्रॉ करना है तो वहां पर हम डिवाइडर का उपयोग करते हैं। चलिए अगले टॉपिक पे चलते हैं, रेडियस गेज। वह गेज जिसके द्वारा किसी भी जॉब का बाहरी या अंदरूनी त्रिज्या मतलब रेडियस जांची जाती है, उसे रेडियस गेज कहते हैं। देखिए रेडियस गेज का डायग्राम आपको दिख रहा है। रेडियस गेज क्या है? रेडियस गेज लगभग एक चाबी का गुच्छा है जिससे हम अलग अलग प्रकार के तालों को खोल सकते हैं। देखिए ये एक अलग, इसमें कई प्रकार की ब्लेड्स होती हैं जिन ब्लेड्स का अलग अलग रेडियस होता है। देखिए हमारे पास दो टाइप की ब्लेड्स होती हैं। पहली ब्लेड्स जिससे हम अपने इंटरनल रेडियस को फाइंड करते हैं, दूसरी ब्लेड जिससे हम अपने एक्सटर्नल रेडियस को फाइंड करते हैं। देख लीजिए, मान लीजिए हमारे पास एक ऐसा जॉब है, इस जॉब का हमें इंटरनल रेडियस निकालना है। तो क्या करते हैं, हम डिफरेंट ब्लेड्स को इस जॉब पे इजिली फिट करेंगे। तो जो ब्लेड इस जॉब पे, यानी जो चाबी इस ताले पे इजिली फिट हो जाए, हम उसको ही इसका रेडियस मान लेते हैं। चलिए दूसरी ब्लेड देखते हैं, एक्सटर्नल रेडियस। मान लीजिए कोई जॉब है हमारे पास जिसका हमें एक्सटर्नल रेडियस चेक करना है, तो हम क्या करते हैं, इस रेडियस गेज की एक्सटर्नल ब्लेड को अपने इस जॉब पे फिट करते हैं। जो भी ब्लेड इस जॉब पे फिट हो जाए, हम मानते हैं कि इस जॉब का रेडियस उस ब्लेड द्वारा निर्धारित कर लेते हैं। या हाई क्वालिटी स्टील से बनाई जाती है या कई ब्लेड के साथ उपलब्ध है। प्रत्येक ब्लेड की अपना एक रेडियस है। तो आप बच्चों, आपको समझ में आया, रेडियस गेज का उपयोग हम किसी भी चीज का रेडियस नापने के लिए करते हैं। चलिए अगले टॉपिक पे चलते हैं, सरफेस गेज। सरफेस गेज एक प्रकार का मार्किंग टूल है जिसके साथ दो सिरे वाला सब्सक्राइबर लगा होता है। डायग्राम में आप देख रहे हैं, ये हमारा सरफेस गेज का कंप्लीट डायग्राम है। ये हमारा स्क्राइबर लगा हुआ है जो किसी भी जॉब पे स्क्राइबिंग या मार्किंग करने के उपयोग में लाया जाता है। सरफेस गेज को मार्किंग ब्लॉक या स्क्राइबिंग ब्लॉक भी कहते हैं। मैंने अभी बताया आपको, इस स्क्राइबर द्वारा हम किसी भी जॉब पे आसानी से मार्क कर सकते हैं, इसलिए इसका नाम स्क्राइबिंग ब्लॉक या मार्किंग ब्लॉक भी पड़ा। इसके दो काम है, सतह पर पैरेलल रेखाएं खींचना तथा सतह पर मशीन को पैरेलल जोड़ना। आइए देखते हैं, ये हमारा सरफेस गेज है। इसमें एक एडजस्टेबल स्क्रू लगा होता है। उस स्क्रू द्वारा हम अपने सरफेस गेज को आसानी से ऊपर नीचे कर सकते हैं। यह हमारे पास एक जॉब है। तो पहला उपयोग देखा, सतह पर पैरेलल रेखाएं खींचना। हमने क्या किया, इस स्केल का उपयोग कर सर्वप्रथम पहली रेखा यहां खींच दी। अब इस सरफेस गेज से हम एक पैरेलल रेखा आसानी से दूसरी जगह से, और इसी तरह हम तीसरी जगह भी आसानी से सरफेस गेज द्वारा पैरेलल रेखाएं खींच सकते हैं। दूसरा जो मुख्य बिंदु है, सतह के मशीन को पैरेलल जोड़ना। हमने क्या किया, स्क्राइबर द्वारा इसे मार्क करा तथा दूसरा जो भी हमारे पास दूसरी मशीन है, वो आसानी से इसकी सतह पर इस सरफेस गेज द्वारा हमने जोड़ दिया। तो चलिए अगले अब टॉपिक पे चलते हैं। अगला टॉपिक है हमारा सरफेस प्लेट। या वर्गाकार या आयताकार आकार की बनी होती है। देखिए इस डायग्राम द्वारा दर्शाया जा रहा है, ये हमारे पास एक सरफेस प्लेट है। इसका अधिकतर उपयोग हम जॉब की सरफेस को जांचने तथा छोटे छोटे जॉबों की मार्किंग करने के लिए उपयोग करते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक छोटी सी जॉब है जिसका हमें सरफेस चेक करना है। हम करते क्या है, इस जॉब पर हम पूरे में फास्फोरस की कोटिंग कर देते हैं। फास्फोरस की कोटिंग करने के बाद हम इस जॉब को अपने इस सरफेस प्लेट के ऊपर रख देते हैं। अगर
पूरा कलर इस सरफेस प्लेट पे आसानी से बिछ जाता है, तो हम क्या मानते हैं कि हमारा जो जॉब है, जो जिसकी हम सरफेस चेक करना चाह रहे हैं, वो पूरी तरह से स्मूथ है। लेकिन अगर हमारे कलर में कहीं कोई डेंट या कहीं कोई डिफेक्ट आता है, तो हम ये मानते हैं कि इस प्लेट जो भी हम जॉब यूज कर जो भी हम जॉब का सरफेस जांचना चाह रहे हैं, वो हमारा सरफेस कंप्लीट भी स्मूथ नहीं है। इसका दूसरा उपयोग क्या है? जो छोटे छोटे जॉब है, उन्हें हम आसानी से इस पर रखकर आसानी से उनकी हम मार्किंग कर सकते हैं। भारतीय स्टैंडर्ड BIS के अनुसार या 50 इंटू 50 वर्ग सेंटीमीटर नोट करने वाला पॉइंट है तथा 100 इंटू 100 वर्ग सेंटीमीटर लंबाई वाला सरफेस प्लेट का उपयोग करते हैं। या सरफेस प्लेट क्लोज्ड ग्रे कास्ट आयरन जो एक काफी हार्ड आयरन होता है, सरफेस प्लेट बनाने के लिए अधिकतर हम उसी का उपयोग करते हैं। चलिए, आपको समझ में आया सरफेस प्लेट का उपयोग। अब हम अपने अगले टूल पर चलते हैं जिसका नाम है एंगल प्लेट। अभी हमने पीछे देखा कि अगर हम किसी भी जॉब का जो स्ट्रेट है उसे मार्किंग करने के लिए हम अपने सरफेस प्लेट का उपयोग कर लिए। अब मान लीजिए हमारे पास कोई ऐसा जॉब है जिसे हमें वी शेप में काटना है, उसके लिए हम क्या करेंगे? एंगल प्लेट का उपयोग करेंगे। इसका प्रयोग किसी जॉब को किसी विशेष कोण पर सहारा देने के लिए किया जाता है। ये देखिए, आप एंगल प्लेट का एक डायग्राम है। मान लीजिए इसमें देखिए ये आपका एक एडजस्टेबल नट है। इस एडजस्टेबल नट द्वारा हम कहीं किसी भी एंगल पे इसे सेट कर सकते हैं। जॉब को इन पर सहारा देने के लिए आयताकार खांचे, ये देखिए ग्रूव्स बने हुए हैं, जिसे नट बोल्ट की सहायता से हम कोणीय प्लेट पर क्लैंप कर दिया जाता है। एंगल प्लेट दो प्रकार की पाई जाती है, पहला ग्रेड 1 तथा ग्रेड 2। ग्रेड 1 वाली कोणीय प्लेट अधिक परिशुद्ध होती है। इसका प्रयोग हम मुख्यतः टूल रूम, जहां हमें अपने काम में काफी एक्यूरेसी लानी होती है, वहां हम ग्रेड 1 वाली कोणीय प्लेट का उपयोग करते हैं। ग्रेड 2 वाली कोणीय प्लेट कम एक्यूरेट होती हैं तथा इसका उपयोग ज्यादातर हम मशीन शॉप्स में करते हैं। चलिए अपने अगले टॉपिक पे चलते हैं। तो बच्चों, आज हमने जाना अपने मार्किंग टूल्स के बारे में। उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिनके बारे में हम यहाँ डिस्कस करेंगे। इसी से हमारे टॉपिक का एक बार फिर से रिवीजन हो जाएगा। मार्किंग, पहला क्वेश्चन है, मार्किंग टूल्स करने से पूर्व हमें क्या किन बिंदु को नियत कर लेना चाहिए? ऑप्शन है हमारे पास संदर्भ बिंदु, केंद्र बिंदु, परिधि बिंदु या आंतरिक बिंदु। तो मैंने आपको बताया था किसी भी मार्किंग को स्टार्ट करने से पहले हमें एक रेफरेंस लाइन खींच लेनी चाहिए, जिसे हम डेटम लाइन भी कहते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर हुआ ए पार्ट, यानी ए ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सरफेस गेज किस प्रकार का टूल है? मार्किंग टूल, मेजरिंग टूल, चेकिंग टूल या मार्किंग एंड चेकिंग टूल? तो अभी हमने डिस्कस किया था, सरफेस गेज से हम दोनों काम कर सकते हैं। सरफेस गेज से किसी भी उसका हम आसानी से मार्किंग और किसी भी टूल को चेकिंग कर सकते हैं। तो हमारा आंसर हुआ डी पार्ट। तीसरा क्वेश्चन है, ट्राई स्क्वायर का साइज लिया जाता है। ट्राई स्क्वायर मैंने आपको बताया था दो पार्ट से बना होता है। पहला पार्ट होता है ब्लेड तथा दूसरा पार्ट होता है स्टॉक। तो इसके ऑप्शंस हैं स्टॉक की लंबाई से, ब्लेड की कार्यकारी लंबाई से, ब्लेड की लंबाई तथा चौड़ाई से, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ट्राई स्क्वायर का साइज हम हमेशा ब्लेड की कार्यकारी लंबाई से लेते हैं। तो इसका ऑप्शन हुआ बी पार्ट। अगले टॉपिक पे, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा स्थायी मार्किंग के लिए संपन्न किया जाता है? देखिए ऑप्शन है स्क्राइबर, डिवाइडर, मार्किंग प्लेट, पंच। स्क्राइबर का उपयोग किसी भी जगह हम स्क्राइब करने यानी मार्किंग करने के लिए उपयोग करते हैं। डिवाइडर से हम अर्ध सर्कल या सेमी सर्कल या कोई भी आर्क ड्रॉ करते हैं। मार्किंग प्लेट द्वारा हम किसी भी प्लेट को मार्क कर सकते हैं तथा पंच द्वारा हम क्या करते हैं, किसी भी अस्थायी मार्किंग को स्थायी मार्किंग में कन्वर्ट कर देते हैं। तो इसका ऑप्शन हुआ डी पार्ट। प्रिक पंच का उपयोग किस कोण पर करते हैं? मैंने आपसे बताया था हमारे पास तीन टाइप के पंच होते हैं। सर्वप्रथम डॉट पंच जिसका कोण होता है 60 डिग्री, दूसरा होता है सेंटर पंच जिसका कोण होता है 90 डिग्री, तीसरा है हमारे पास प्रिक पंच जिसका कोण होता है 30 डिग्री। तो इसका ऑप्शन हुआ सी पार्ट। चलिए, आज हमने बच्चों क्या सीखा? आज हमने टूल्स के बारे में जाना और ये देखा कि एक सही टूल का चयन हमारे काम को कितना आसान बना देता है। विभिन्न प्रकार के टूल्स को जानने के बाद हमने मार्किंग टूल्स के बारे में काफी वृहद रूप से चर्चा की, जिसमें वर्नियर कैलिपर, सरफेस प्लेट, एंगल प्लेट इत्यादि काफी महत्वपूर्ण टूल्स हैं। हर टूल का सही उपयोग जानने के बाद हमने उसकी उपयोगिताओं के बारे में भी जाना। प्रयुक्त संदर्भ, ये जो भी मटेरियल मैंने जो भी टॉपिक्स लिए हैं वो मैंने उसके लिए विकिपीडिया तथा ITI study point.blogspot से लिए हैं।
इसके लिए मैंने 2 किताबों का भी उपयोग किया है, जिसे निमी इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी NSQF लेवल 5 तथा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बाय GL मारवा है। तो बच्चों, आज हमने मार्किंग टूल्स के बारे में आपको प्रशिक्षण प्रदान किया। आशा करता हूं ये प्रशिक्षण आपको निकट भविष्य में बहुत उपयोगी सिद्ध होगा। धन्यवाद।